ऑलरेडी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसी कंपाउंड को यहाँ पे देख लें, इस कंपाउंड को मीथेन को मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। अभी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है ये नॉन पोलर है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और 10th क्लास केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगी। और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ई है वो आप लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या क्या खसूसियात रखते हैं, और अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं भी मिल जाए तो हम कैसे उसे पहचान सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेसिकली तो हम लोग ये जानते हैं कि उसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इसके साथ उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। जैसे कि याद होगा आप लोगों को, हम सीख चुके हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या सल्फर और एलोजेंस भी मौजूद हो सकती है एज अ डेरिवेटिव इनके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्हीं कंपाउंड्स के क्या क्या खसूसियात होती हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकी पड़ती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन बनिस्बत जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या वो कंपाउंड जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होती है, आयोनिक बॉन्ड होती है, उनकी निस्बत इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स को देख ले या चेन ऑफ कंपाउंड्स को देख ले, हाइड्रोकार्बन्स जैसे हम सीख चुके थे कि अगर जितनी भी कार्बन एटम्स बढ़ती जाती है उतनी ही उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि अगर मैंने कंपाउंड यहाँ पे ड्रा कर लिया है, ये ब्यूटेन है, तो इस ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये प्रोपेन से ज़्यादा है, और प्रोपेन का ज़्यादा है ईथेन से, और ईथेन का ज़्यादा है मीथेन से। ये असल में 4 गैसेस होती है। इनके अलावा भी आप आगे देख सकते हैं कि अगर 5 कार्बन की बना लें तो 5 कार्बन का अगर हम लोग चेन बना लें तो हम लोग ये जान सकते हैं कि उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी निस्बत ब्यूटेन की निस्बत ज़्यादा होती है। तो इसका यही मकसद ये है कि जितनी भी सीरीज़ इंक्रीज होती जाती है, होमोलोगस सीरीज़ बढ़ती जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद सेकंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके अंदर कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग वो टाइप ऑफ बॉन्ड थी कि किसी भी एलिमेंट को जितने भी इलेक्ट्रॉन ज़रूरत थे उतने ही उसके लिए शेयर हो जाते, या वो खुद उतने ही शेयर कर लेता ताकि अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके। इसी तरह के बॉन्डिंग को हम लोग नाम दे सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। किसी भी बॉन्डिंग को बनाने के लिए या बॉन्डिंग के अंदर अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन पोलरिटी के। हम सीख चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से चार्जेस मौजूद नहीं
होते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं पोलरिटी की एग्जांपल ले लूँ, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूँ, सोडियम क्लोराइड है, तो मुझे ये मालूम है कि सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होती है। ये ऑलरेडी इनके ऊपर चार्जेस मौजूद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.0 हो तो वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड बनती है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.0 नहीं है। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग कोवेलेंट नाम दे देते हैं और इन्हीं कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं कि वे नॉन पोलर है, मतलब ऑलरेडी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसी कंपाउंड को यहाँ पे देख लें, इस कंपाउंड को मीथेन को मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स है और ये कार्बन है। अभी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है ये नॉन पोलर है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 है। तो ये इस बॉन्ड को हम लोग नाम दे सकते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ये नॉन पोलर है या कोवेलेंट पोलर बॉन्ड इसको कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो स्टेबिलिटी है। ये कंपाउंड्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये स्टेबल है, ये स्टेबल कंपाउंड्स है। ये स्टेबल इस वजह से है क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट रूल है, एलिमेंट जो इनके अंदर है वो कंप्लीट है, इस वजह से ये स्टेबल कंपाउंड है। जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि सोडियम क्लोराइड के, ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है लेकिन इसके ऊपर चार्जेस है तो ये जल्दी से ये बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये ऑलरेडी स्टेबल है कि इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, इनका ऑक्टेट रूल पहले से सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड होने की वजह से और ये स्टेबल ये होती है। और इन कंपाउंड्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सब के सब स्टेबल कंपाउंड्स हैं। और उसके बाद इनकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी है। और सॉल्युबिलिटी उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जब अगर एक चीज़ कोई भी लोग चीज़ ले ले वो अगर किसी दूसरे के अंदर अल हो जाए उसे हम लोग नाम दे सकते हैं सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी, या उसे सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। इसी तरह अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ई सॉल्व होती। जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे मैं एक दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डाल लेता हूँ तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के अंदर ही हल होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक के अंदर ई हल होगा। याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हल होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक के अंदर हल होंगे। जैसे अगर इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लें कि अगर हम लोग दो बीकर्स ले लें, दोनों के अंदर मैं कोई से ऑयल डाल लूँ, तेल डाल लूँ, तो ये ऑयल तेल ये जो फर्स्ट बीकर के अंदर है ये ऑयल इन ऑयल के अंदर अल हो सकती है क्योंकि ये ऑयल खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑयल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक के अंदर ई हल होगा। अगर इसी के बरक्स अगर अलग से एग्जांपल ले लें कि दो बीकर्स ले ले, दोनों के अंदर पानी डाल ले, इसके अंदर भी H2O, इसके अंदर भी H2O, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये पानी इस पानी के अंदर हल हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसके अंदर हल हो जाए। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक गिलास पानी ले लें, पानी को थोड़ा फिर कम कर लें और उस पानी के अंदर हम लोग तेल डाल लें, जैसे कि ये H2O है, ये हम लोग ने इसके अंदर ऑयल डाले, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऑयल इस पानी के अंदर हल हो जाए। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है? वजह ये है, इसका रीज़न ये है कि ये जो ऑयल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये पानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ तक हम सीख चुके कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के अंदर ही हल होती है और इनकी सॉल्युबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है या सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही हल होती है। कुछ कंडीशंस है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स सॉल्व हो सकती है, जैसे कि बेंजीन वगैरह ये कंपाउंड्स, लेकिन ये मज़ीद हम लोग बेंजीन की ही प्रॉपर्टी के अंदर अलग से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनकी जब
इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होती है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। जब इनके रिएक्शंस होते हैं तो वो बहुत ही स्लोली होते हैं। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उनकी मैकेनिज़म्स हर हाल में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म इसीलिए पढ़ती है कि वो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर 1 होता है, फिर स्टेप नंबर 2 होती है, इसी तरह थर्ड स्टेप नंबर 3 होती है, इसी तरह स्टेप नंबर 4 होती है, इसी तरह 5 होती है स्टेप नंबर। तो ये 1 बाय 1 इसके केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन इनके बरक्स इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं, वो फास्ट होती है। लेकिन इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस है वो उनकी रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वो बहुत ही स्लो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसके बाद जो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एक है कैटेनेशन और दूसरी है आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमर्स रखते हैं, ये कंपाउंड्स आइसोमर्स रखते हैं और आइसोमर्स रखने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे सकते हैं आइसोमेरिज्म। अभी सीखते हैं कि आइसोमर्स होते क्या है। अगर दो कंपाउंड्स आपको दी जाए, उन दो कंपाउंड्स की अगर केमिकल फार्मूला या उसकी जो मालिक्यूलर फार्मूला है सेम है, दो कंपाउंड्स आपको दी गई है, मालिक्यूलर फार्मूला उसके सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। दो कंपाउंड्स आपको दी गई है, जैसे अगर एग्जांपल ले ले, हम लोग एग्जांपल ले ले C6H12O6, ये मैंने कंपाउंड ले लिए हैं। अभी ये कंपाउंड एक कंपाउंड मैंने ले ली, दूसरी कंपाउंड भी यही ले लूँ C6H12O6। अभी ये दो कंपाउंड्स है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का, लेकिन हमें कैसे पता चल जाता है कि ये ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का, या ये ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का है? इनके फार्मूलाज तो दोनों के सेम है। तो जब इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। इसके अगर मैं इसको ग्लूकोज मान लूँ तो इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगी अगर ये मैं ग्लूकोज नाम दे देता हूँ। अगर इसे मैं फ्रक्टोज का नाम दे दूँ तो इसके अंदर कीटोन फंक्शन ग्रुप होती है। फंक्शन ग्रुप के बारे में भी हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, आप लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इनके मालिक्यूलर फार्मूलाज दोनों के सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इनके मुख्तलिफ है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, और इस तरह आइसोमर्स रखने वाले प्रॉपर्टी को हम नाम दे सकती है आइसोमेरिज्म। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद लास्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटेनेशन। ये कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन एलिमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है, बल्कि कार्बन एलिमेंट का ही होता है कि कार्बन एलिमेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बना ले या चेन बना ले, कार्बन अपनी चेन बना ले, लॉन्गेस्ट चेन बना ले कार्बन एलिमेंट, तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं कैटेनेशन का। जैसे कि ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर मैं देख लूँ तो इस कार्बन को अगर मैं गौर कर लूँ तो ये कार्बन या ये कार्बन बार बार रिपीट होती जाती है, ये कार्बन बार बार रिपीट होती है। इसको हम लोग कहते हैं CH2 है, जिसे हम लोग नाम दे सकते हैं कि मिथाइलिन ग्रुप है। ये मिथाइलिन ग्रुप, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, AbCH2 है, ये वाली जो मैं ओवरऑल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ओवरऑल ड्रा कर रहा हूँ। ये भी CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है तो H2 हो गया, ये कार्बन है, ये C, इसीलिए CH2 हो गया। ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, तो ये बार बार रिपीट हो रही है। तो कार्बन की यही प्रॉपर्टी कि एक ही चीज़ को रिपीट होते हुए अपने ही एलिमेंट या कार्बन बजाते खुद बार बार रिपीट होकर एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंपाउंड बना ले, तो उस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं कैटेनेशन का। अभी ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, खासतौर पर जो अल्केन्स है या हाइड्रोकार्बन्स है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गई हो कि इसके अंदर मिथाइलिन ग्रुप बार बार रिपीट होती है। इसी चीज़ को हम लोग होमोलोगस सीरीज में भी डिस्कस करेंगे।